नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। इतिहास की इस महत्वपूर्ण क्लास में सभी का स्वागत है। काफ़ी समय के बाद इतिहास की क्लास करा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कभी इकोनॉमिक्स कराते हैं, कभी इतिहास ले आते हैं। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे और वादा करते हैं कि सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराएंगे। फिर आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, मतलब एग्जाम कोई भी हो, हमसे आपने इतिहास पढ़ लिया, फिर सिर्फ रिवीजन करना, जो पढ़ा रहे इसी का रिवीजन करना। बुक खरीदने की जरूरत नहीं। जो मौर्य काल बताने जा रहे हैं इतना डिटेल में आर.एस. शर्मा की बुक में नहीं, पूरे यूट्यूब पे कहीं पे इतना कंटेंट नहीं। चैलेंज करते यूट्यूब पे, कहीं पे मौर्य काल इस प्रकार से नहीं पढ़ाया गया। ना मानना, 10, 20, 50 चैनल सर्च कर लेना, देख लेना कहीं पे मौर्य काल इतना डिटेल में पढ़ाया गया। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं मौर्य काल। मौर्य काल। अच्छा, हमने मौर्य काल बताने से पहले हाइडस्केप का युद्ध बताया था। हाइडस्केप का युद्ध समझने वाली बात तो ये है कि इस मौर्य काल का जो संस्थापक है, जो मौर्य वंश का संस्थापक है, जो मौर्य वंश का संस्थापक है, वो ना किसी राजा का बेटा है, ना किसी बड़े आदमी का बेटा है, ना वो किसी पूंजीपति का बेटा है। वो एक शूद्र महिला मूरा का बेटा है। वो बनेगा अखंड भारत का राजा। वो कौन बनेगा? अखंड भारत का राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल पढ़ा रहे, मौर्य वंश का संस्थापक लिख देते चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल पढ़ा रहे तो चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के बारे में परिचय, मौर्य काल का परिचय देख लेते हैं। मौर्य काल का परिचय डिटेल में पढ़ाएंगे, डिटेल में। पीसीएस इसके बाहर जाना ही नहीं। पीसीएस हो, आरओ हो, वीडियो हो, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, कोई भी भाई इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, गारंटी हम दे रहे हैं। देख लेना मौर्य काल का परिचय। हमने बताया था, हमने क्या बताया था इससे पहले वाली क्लास में, देख लेना, फिर से रिपीट किए दे रहे। कुछ ऐसा भारत था उस समय, कुछ ऐसा था भारत। यहां पे मगध साम्राज्य था, यहां पे मगध साम्राज्य था, जिसका शासक था कौन? धनानंद। कहीं इस जगह पे तक्षशिला था, जिसका शासक था अंबिक। मेसोडोनिया, यूरोप के क्षेत्र से, मकदूनिया के क्षेत्र से कौन आ रहा है? मकदूनिया। कहीं यहां पे बना देते हैं, मकदूनिया से आ रहा सिकंदर। रिपीट नहीं कर रहे, सिर्फ लिंक कर रहे। यहां से कौन आ रहा है? सिकंदर ईरान, तुरान, पर्सिया को हराते हुए कहां पे आएगा? तक्षशिला में। जैसे ही वो तक्षशिला में कदम रखेगा, वैसे ही तक्षशिला का राजा अंबिक क्या कर देगा? सरेंडर कर देगा उसके सामने।
जैसे ही अंबिक सरेंडर करेगा, इसी तक्षशिला राज्य में तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसके टीचर कौन है? चाणक्य। जिसके टीचर कौन है? चाणक्य। जब वो तक्षशिला में सिकंदर आक्रमण करने आया होगा, जब तक्षशिला पे उसने आक्रमण किया और वहां के राजा अंबिक ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, तो क्या तक्षशिला के महान टीचर, महान मास्टर को क्या ये नहीं पता होगा कि अंबिक ने सरेंडर कर दिया? सिकंदर सबको कुचलते हुए ईरान, तुरान, पर्सिया, ईरान को ही पहले पर्सिया कहते थे, पर्सिया, तुरान, ये सब कुचलता हुआ, सारे साम्राज्यों को कुचलता हुआ पूरी दुनिया पे राज करने, पूरी दुनिया को हराने, इसीलिए इसको कहा जाता सिकंदर महान। पूरी दुनिया को हराने कौन आ रहा है? सिकंदर आ रहा है। पूरी दुनिया को हराने सिकंदर आ रहा है। ये बात किसको पता है? चाणक्य को। और किसको आत्मसमर्पण करवा दिया? राजा अंबिक को। जब इतना बड़ा राजा सरेंडर कर सकता है, तो क्या चाणक्य के ये दिमाग में नहीं आएगा कि ये पूरे भारत को कुचल सकता है? कौन? सिकंदर। तो ये चाणक्य भागता हुआ किसके पास जाएगा? मगध जाएगा, क्योंकि उस समय पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध का शासक नहीं था शक्तिशाली। ये तो भोग विलास में लीन था। कौन भोग विलास में लीन था? धनानंद के पास चाणक्य जाता। चाणक्य की जाति से क्या है? ब्राह्मण। चाणक्य की जाति से क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम उस समय क्या होता था? मतलब जाति व्यवस्था के आधार पे, वर्ण व्यवस्था के आधार पे ब्राह्मण का काम क्या होता था? टीचिंग करना, लोगों को ज्ञान देना। तो ये ज्ञान देने किसको जा रहा है? एक मूर्ख आदमी को। अच्छा, इसको किसका घमंड है? धनानंद को किसका घमंड है? धनानंद को अपनी समृद्धि का घमंड है। समृद्धि कैसे? भाई जो मगध है, मगध के चारों तरफ से नदियां निकलती हैं। तो दोआब का ज्यादा से ज्यादा रीजन दोआब का पाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छी कृषि होती है। जब यहां अच्छी कृषि होगी तो अच्छा कर भी मिलेगा। जब अच्छा कर मिलेगा तो समृद्धि बढ़ेगी। उस समृद्धि में लीन है पैसे, भोग विलास, दारू में कौन लीन है? धनानंद के पास कौन जा रहा है? चाणक्य जा रहा है बताने। तो क्या वो इनकी बात सुनेगा? क्या वो इनकी बात नहीं सुनेगा। उनकी चाणक्य की खूब कस के बेइज्जती करेगा, तगड़ी वाली बेइज्जती। जब तगड़ी वाली बेइज्जती कर देगा कौन? धनानंद। तब चाणक्य उसी उल्टे पैर वापस आ ही रहे थे कि इसी मगध के किनारे एक बच्चा, जिसके पिता का कोई पता नहीं, माता का पता है, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार। किन ग्रंथों के अनुसार? ब्राह्मणवादी ग्रंथों के अनुसार ये मूरा का बेटा। मूरा कौन है? शूद्र महिला। उस समय शूद्रों की क्या स्थिति होती थी आप तो अच्छे से जानते होंगे। शूद्र महिला का बेटा यहाँ पे खेल रहा है, शूद्र का बेटा है, लेकिन इसके अंदर क्वालिटी कौन सी है? इसके अंदर क्वालिटी है राजा वाली, एक शासक वाली क्वालिटी है। जितने और बच्चे खेल रहे हैं उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। इस छोटे बच्चे का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। इस पे किसकी नजर जाएगी? चाणक्य की। किसकी नजर जाएगी इस पे?
चाणक्य की नजर किस पे जाएगी? इस छोटे बच्चे पे। छोटे बच्चे से कहेगा तुम हमारे साथ चलो, खाना फ्री, पानी फ्री, रहना फ्री, कपड़े फ्री, शिक्षा भी फ्री, और एक समय आएगा जब मगध भी आपको मिलेगा। मगध का राजा बनाना चाहता हूं आपको। बताओ ये क्या सोचेगा? ये कुछ ना सोच के तुरंत चाणक्य के साथ चल देगा। चाणक्य के साथ चल देगा। समझ में आ रहा है? और बाकी सिकंदर का तो आगमन हमने और वो सब लड़ाई वगैरह तो बता ही थी। बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है, सब बता चुके हैं। अब देखना क्या है? मौर्य काल देखना है। मौर्य काल में मौर्य काल का परिचय देख रहे हैं। अब ये समझ में आया मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो मगध के एक किनारे पे खेल खेल रहा था और चाणक्य ने तिरछी नजर से इसको देखा, इसकी क्वालिटी को देखा, उनको लगा कि हाँ इसके अंदर वो क्वालिटी है राजा बनने वाली। इसको लेके गए कहाँ? तक्षशिला। इसको कहाँ लेके गए? तक्षशिला। इतना भी छोटा नहीं था यार, मतलब 16-17 साल का, 16-17 साल का। इस बच्चे को कहाँ लेके गए ट्रेंड करने? तक्षशिला। तक्षशिला क्या था? विश्वविद्यालय। यहाँ पे इसको पढ़ाया, शिक्षा दीक्षा दी। राज्य कैसे चलाया जाता है, राजा का दायित्व कौन क्या होता है, राज्य निर्माण कैसे किया जाता है, शत्रुओं को कैसे परास्त किया जाता है, ये सारी दीक्षाएं और शिक्षाएं किसको दी? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखना जब चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा हुआ, जब चंद्रगुप्त अच्छा जब सिकंदर मर गया, जब सिकंदर कुछ भारत है, जब सिकंदर मर गया तो इन सभी पश्चिमी क्षेत्र में अपने गवर्नर की नियुक्ति कर दी। सिंपल सी बात, नियुक्ति कर दी। मतलब ये सभी क्षेत्र स्वतंत्र नहीं थे। इन सभी क्षेत्रों पे इधर सेलुकस निकेटस का, इधर भी किसी का, इधर भी किसी का, इधर तो सब जानते हैं किसका, शासक धनानंद। मगध का राजा कौन है? धनानंद। अब देखना मौर्य वंश की स्थापना कौन करता? सीधी सी वनडे एग्जाम की सीधी सी बात है। मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है? भूलोगे नहीं आप। चंद्रगुप्त मौर्य, बच्चे भी बता देंगे, कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य इसकी स्थापना करते हैं। कैसे करते हैं देखो, जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लाए, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने शिक्षा दीक्षा प्रदान की, शिक्षा दीक्षा प्रदान की और वयस्क बड़े हो जाने पे, वयस्क हो जाने पे मगध के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार किया। किसको तैयार किया? मगध पे युद्ध के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य पहला अटेम्प्ट देते, पहला अटेम्प्ट करते, जैसे आईएएस में अटेम्प्ट होते वैसे ही ये भी मगध पे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। जीते तो ठीक, नहीं जीते तो घर वापस। देखना ध्यान से, चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य प्लस कौन, चाणक्य। किस पे आक्रमण करते, सीधे सीधे मगध पे, सीधे मगध पे, सीधे मगध पे आक्रमण कर देते। मतलब इनके पास सेना कितनी है, जोर बटोर के इधर उधर से सबको ट्रेन करके इनके पास सेना मात्र 5,000। उधर सेना कितनी है, 5 लाख, 3 4 5। मगध के पास सेना कितनी, 5 लाख, सब ट्रेंड सैनिक। इनके पास सेना कितनी है, 5,000 अनट्रेंड। मान लेते ट्रेंड भी है लेकिन 5,000 तो है। किस पे आक्रमण करेंगे, मगध पे। मगध का राजा कौन है, धनानंद। पहला अटेम्प्ट देंगे, पहले अटेम्प्ट में फेल। कौन फेल, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों फेल, वापस आ जाएंगे। ये तो हो गया पहला अटेम्प्ट। फिर दूसरा सेकंड अटेम्प्ट, फिर अटेम्प्ट करेंगे, फिर फेल हो जाएंगे। दूसरी बार में जब मगध पे पहले अटेम्प्ट में तो ये आसानी से वापस चले आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों चुपचाप आराम से वापस चले आएंगे। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में धनानंद जानता था कि फिर ये आक्रमण करने आएंगे, तो उसने ऐसी रणनीति बनाई कि इस बार ये भाग ना पाए, इस बार इनको फंसा लिया जाए। दूसरे अटेम्प्ट में क्या हो जाते, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य क्या हो जाते, फंस जाते बड़ी मुश्किल से। अगर वो वृद्ध महिला मदद न करती तो शायद ये ना होते। वृद्ध महिला की झोपड़ी में कौन जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य छिपने के लिए, वहां से बच के छिपने के लिए कहां गए, वृद्ध महिला की झोपड़ी में छिप गए। वृद्ध महिला की झोपड़ी में जब छुपे तो इनके भूख लगी। उस महिला ने देख रहा है साहब, उस महिला ने क्या बनाई थी, खिचड़ी तो बहुत पुरानी, भारत में खिचड़ी का तो बड़ा लंबा इतिहास है। उस महिला ने क्या बनाई थी, खिचड़ी बनाई थी। गरम खिचड़ी परोस दी किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को गरम खिचड़ी परोस दी। चाणक्य ने नहीं खाया, चंद्रगुप्त मौर्य के भूख लगी थी, उनको गरम खिचड़ी परोस दी। किसने, बूढ़ी महिला ने। और चंद्रगुप्त मौर्य तो भाई जवान थे उस समय, जोश था, तुरंत पूरा हाथ डाल के खिचड़ी खाने चले, तो हाथ जल गया। तो उस बूढ़ी महिला ने बताया, क्या यार तुम तो एकदम चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कर रहे हो। वो बूढ़ी महिला अंधी थी, उसको ये नहीं पता था कि हमारी झोपड़ी में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य आए हैं। उसने क्या कहा, तुम तो एकदम चंद्रगुप्त मौर्य जैसी बेवकूफी कर रहे हो। पहले इस थाली की खिचड़ी को इस थाली में खिचड़ी कौन खा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे खा रहे हैं, ऐसे ही हाथ डाल दिए, बीच में हाथ डाल दिए। अगर आप बीच में इसके हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो बूढ़ी महिला ने क्या कहा, यार तुम तो एकदम बेवकूफ हो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, आराम से साइड से इसको क्या करके ठंडा करके खाओ, साइड से आराम से खा जाओ, आराम से साइड से खाओ ठंडा करके, धीमे। ये बात चाणक्य ने नोट की, ये बात चंद्रगुप्त मौर्य ने नोटिस नहीं की, चाणक्य ने नोटिस की। वहां से निकलने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा, जिस प्रकार तुमने खिचड़ी खाई है थाली में, उसी प्रकार से अब मगध को खाना है। मतलब हमें इधर से राज्य जीतने होंगे छोटे छोटे, और उन सबको अपने में मिलाना होगा और एक बड़ा साम्राज्य तैयार करके तब मगध पे अटैक करना होगा, फिर होंगे सक्सेस। देखो तीसरा अटेम्प्ट,
तीसरे अटेम्प्ट में लगभग लोग सक्सेस हो जाते हैं। 2 अटेम्प्ट में फेल हो गए। देखो भाई, उस समय का कुछ इस तरह रहा होगा भारत, इस तरह रहा होगा भारत। अब ये हैं, ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके बगल में कौन है? टीका लगा देते भाई, पंडित जी थे। ये कौन है? चाणक्य। चाणक्य ने कहा, आप समझ में आया? जैसे उस बूढ़ी महिला की झोपड़ी में तुमने खिचड़ी खाई थी, वैसे ही अब तुमको मगध को खाना है। कहा भाई नहीं गुरुजी, समझ में आया। कहा तुम समझदार हो ही नहीं। तुमको क्या करना है? एक साइड से राज्य जीतना है, एक साइड से छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राज्य जीत के उनको अपने में मिलाओ, उनको अपने राज्य में मिलाओ। ईमानदारी के साथ, जो पढ़ा रहे पढ़ लो ईमानदारी के साथ, क्वेश्चन एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। छोटे छोटे राज्य जीत के उनको अपने राज्य में मिला लो, अपने राज्य में मिला लो। जब छोटे छोटे राज्य जीतोगे और अपने राज्य में मिलाओगे तो ये राज्य तुम्हारा कैसा हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा। जब राज्य बढ़ेगा तो सैनिक भी बढ़ेंगे, जब सैनिक बढ़ेंगे तो शक्ति भी तो बढ़ेगी, तुम्हारी शक्ति भी बढ़ेगी। यही बात तो कह रहे हैं चाणक्य। अब ये बात किसको समझ में आई? चंद्रगुप्त मौर्य को समझ में आ गई। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? धीमे धीमे छोटे छोटे राज्य जीतते जीतते किसी को प्रलोभन दिया, किसी को प्रलोभन देके जीता, तो किसी को अपनी ताकत से हराया। ऐसे छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अब सामना किससे होगा? धनानंद से। छोटे छोटे राज्यों को जीतकर या फिर अपनी कूटनीतिज्ञ से, चाणक्य की कूटनीतिज्ञ से राज्यों को आपस में मिलाया। चाणक्य के पास 7 विष कन्या थी। जब चाणक्य चाहते थे, जिसको चाहते थे उसको मरवा देते थे। कन्या के लोग पहले भी शौकीन थे। जब चाहते थे तब मरवा देते थे चाणक्य। किसी राजा को विषकन्या से मरवा दिया, राज हड़प। कोई राजा विषकन्या के चक्कर में नहीं पड़ा तो उसको अटैक करके फिनिश, राजा फिनिश, सारी सेना उसकी हो गई। इस प्रकार सेना की बढ़ोतरी और सेना ले जाके कहां पे कूच कर दिया इन्होंने? मगध पे कूच कर दिया। और मगध परास्त हो गया। मगध को जीत लिया। मगध को जीतने के बाद दक्षिण भारत के राज्यों को भी विजित किया। उस समय कुछ ऐसा इनका साम्राज्य था अखंड भारत पे, कुछ ऐसा राज्य चलने लगा चंद्रगुप्त मौर्य का। काफी अपने राज्य में बढ़ोतरी की। यहां तक आया समझ लो। अब देखो ऐसा कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल समझाया। अब जिसको ना समझ में आए तो चुल्लू भर पानी ले लेना। क्या बता रहे थे? मौर्य काल का परिचय। अब लिखो, समझ में आएगा। मौर्य काल का परिचय। परिचय में क्या लिखना है? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की।
चाणक्य के सहयोग से नंदों को पराजित करके, अब तो समझ में आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की चाणक्य के सहयोग से, धनानंद को कैसे पराजित किया, अभी स्टोरी बताई थी, पराजित किया, धनानंद को पराजित किया। उसके बाद भारत के सभी छोटे क्षेत्रों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार इनके राज्य का विस्तार हुआ। किसके राज्य का? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का। फिर देखना और क्या बात है। ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार नंद, अभी बिल्कुल जब कोई बड़ा इंसान बन जाता है, कोई जब हाईलाइट हो जाता है, अभी हमें कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पहचानना चाहता है। अगर हम हाईलाइट हो गए पूरे भारत में किसी भी प्रकार से, सेना में जाके आईएएस बन के किसी भी एक प्रकार से फेमस हो गए, तो सब कहने लगते हैं अरे वो जिस जात का है उसी जात के हम हैं। अभी विराट कोहली को ब्राह्मण कहते, जो ब्राह्मण होगा वो कहेगा विराट कोहली, अरे तुम नहीं जानते विराट कोहली क्या है, ब्राह्मण है। ठाकुर क्या कहेगा विराट कोहली ठाकुर है। गुप्ता जी क्या कहेंगे विराट कोहली गुप्ता है, समझ में नहीं आता तुमको, उस साइड के गुप्ता लिखते। इसी प्रकार ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार देखना, जब कोई फेमस हो जाता है तो उसका लेखन चलने लगता है। लिख लेना, ब्राह्मण मतलब पंडित। ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार नंदों के वहां रह रही शूद्र महिला मूरा की कोख से पैदा हुए थे चंद्रगुप्त। ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार नंदों के वहां रह रही शूद्र महिला मूरा की कोख से जन्मा था चंद्रगुप्त मौर्य। नोट डाउन करो, अभी जगह है नीचे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार प्राचीन बौद्ध परंपरा से पता चलता है क्या? प्राचीन बौद्ध परंपरा से पता चलता है कि गोरखपुर के छोटे गणराज्य के क्षत्रिय वंश के वंशज थे चंद्रगुप्त मौर्य।
प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ना लिखो, किसी ग्रंथ में परंपरा लिख लो, उनकी परंपरा के, मतलब कहने में कहते कहते धीमे धीमे बातें आगे तक आ जाती। प्राचीन बौद्ध परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। नोट डाउन करो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं फटाफट नोट डाउन करो। मौर्य काल का परिचय बता रहे हैं। परिचय के बाद अभी मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत, कहां कहां से मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त हुई, नोट डाउन कर लिया था। अभी परिचय ही चल रहा है, परिचय में देख लेना। वो सब जितनी स्टोरी बताई वो सब मौर्य वंश का परिचय ही है। मौर्य काल का परिचय में लिखो, विशाख दत्त का रचित नाटक मुद्रा राक्षस पूछा जाता, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य द्वारा, हमने बताया था ना चाणक्य ने कैसे विषकन्या से लोगों को मरवाया था। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य द्वारा रची कूटनीतियों का वर्णन है किसमें? मुद्रा राक्षस नाटक में, विशाख दत्त द्वारा रचित। बड़ा बड़ा लिख देते क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक कौन सा? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के शत्रुओं को कैसे कूटनीति से चंद्रगुप्त के शत्रुओं को कैसे कूटनीति से चाणक्य ने समाप्त किया, इसका वर्णन है किसमें? मुद्रा राक्षस में। नोट डाउन करो। अब हेडिंग डालो, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत अभी आगे युद्ध में बताएंगे। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य अभी तो धनानंद से जीते, उसके बाद किससे जीतेंगे ये? अभी तो धनानंद से जीते, उसके बाद ये जीतेंगे किससे? सेल्यूकस निकेटस से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होगा। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भारी मतों से विजय होंगे, भारी रूप से बढ़िया तरीके से विजय होंगे, जिसमें सेल्यूकस निकेटस अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा और अपना दार्शनिक
दार्शनिक मतलब उस राज्य का विद्वान मेगस्थनीस को कहाँ भेजेगा? चंद्रगुप्त के वहां भेजेगा, अपने दार्शनिक को। उत्तर पश्चिम के कई सारे इलाके किसको मिल जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसके उपेक्षा में, इन सब चीजों के देने में, मतलब उन्होंने अपनी बेटी दी, एक दार्शनिक दिया, कई सारे राज्य दिए, तो इस एवज में 500 हाथी देते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब आगे के युद्ध में पड़ेंगे। मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। देखो, इतिहास में दो ही मेन स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल और दूसरा साहित्यिक लिटरेचर वाला। दो ही तो स्रोत होते हैं इतिहास जानने के, मुख्य दो स्रोत। एक तो हो गया साहित्यिक, भाई सिंपल, लिटरेचर एविडेंस, और दूसरा क्या हो गया? पुरातात्विक। दूसरा क्या हो गया? पुरातात्विक हो गया, सिंपल। अब देखो साहित्यिक में क्या है? साहित्यिक में पहली पुस्तक चाणक्य की अर्थशास्त्र। चाणक्य की अर्थशास्त्र से पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में। चाणक्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र। भाई इंडिया का अर्थशास्त्र का पिता, भारत का अर्थशास्त्र का पिता चाणक्य को कहा जाता है, और पूरी दुनिया का अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। ध्यान रखिए, एक तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से, चाणक्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है, अर्थशास्त्र से। दूसरा मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की इंडिका बुक से पता चलता है। पुरातात्विक में क्या? सबसे पुराने अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों से मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक में क्या भाई? अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे, बताया ना, एकदम फाड़ के रख देंगे भाई। हिस्ट्री इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे? इससे ज्यादा क्या, मेंस वगैरह वो भी लिख सकते हो आराम से। फिर दूसरा एविडेंस क्या है? पुरातात्विक एविडेंस क्या पढ़ेंगे? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। मौर्यकालीन साहित्य पढ़ेंगे तब पता चलेगा। मौर्यकालीन साहित्य, पुरातात्विक में मौर्यकालीन साहित्य, मौर्यकालीन मिट्टी के बर्तन से, मौर्यकालीन मिट्टी के
बर्तन से, ये सब पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चाणक्य का अर्थशास्त्र। दूसरा क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेगस्थनीज की इंडिका बुक पढ़ेंगे। फिर अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे, 14 अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख देखेंगे। मौर्यकालीन साहित्य देखेंगे, मौर्यकालीन मिट्टी के बर्तन देखेंगे। इन सब चीजों से मौर्य काल का पता चलता है कि भाई मौर्य काल क्या कुछ था, क्या कुछ था मौर्य काल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चाणक्य का अर्थशास्त्र। भाई देखो इधर से सबसे पहले यही तो आएगा। नंबर फर्स्ट पे ये पढ़ेंगे, दूसरे पे ये पढ़ेंगे, तीसरे पे ये, चौथा, पांचवा, छह साक्ष्य के बारे में 6 चीजें पढ़ेंगे। साहित्य में 2 और पुरातात्विक में 4। डालो हेडिंग, चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य का चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र, इसमें क्या है, संस्कृत भाषा में लिखी यह किताब राज्य निर्माण तथा राज्य निर्माण के सिद्धांत के ऊपर लिखी गई। संस्कृत भाषा में लिखी यह पुस्तक, अच्छा लगेगा पुस्तक शब्द, यह पुस्तक राज्य निर्माण राज्य निर्माण के सिद्धांत के ऊपर, राज्य निर्माण के सिद्धांत पे आधारित है। इतना आया यहां तक समझ में। इसमें प्रशासन संबंधी अधिकारियों का उल्लेख है। इसमें प्रशासन संबंधी अधिकारियों, जैसे प्रशासन में आज नहीं होते हैं, आज क्या नहीं है अधिकारी, आज भी तो प्रशासन में सबसे बड़ा डीएम, उससे छोटा एसडीएम, उससे छोटा आता है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फिर आमीन, लेखपाल, ऐसे करके श्रृंखला होती है प्रशासन में। इसमें क्या बताया, प्रशासन संबंधी अधिकारियों का, इसमें प्रशासन संबंधी अधिकारियों का उल्लेख है। प्रशासन संबंधी अधिकारियों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र के अनुसार देखना, ये तो हो गया अर्थशास्त्र का बिल्कुल मोटी मोटी बात हो गई, छोटी छोटी और मोटी मोटी 2 बात। अर्थशास्त्र के अनुसार देखना, अर्थशास्त्र के अनुसार क्या चाणक्य ने लिखा है राजा के बारे में। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा के बारे में, अर्थशास्त्र के अनुसार राजा के बारे में क्या लिखा है, राजा ने उच्च आदर्श स्थापित किया। राजा ने उच्च आदर्श स्थापित किया। राजा ने उच्च आदर्श
मतलब बड़ा आदर्शी राजा था, उच्च आदर्श स्थापित किया। किसकी बात कर रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। इनके शासन में इनकी खुशी प्रजा की खुशी, इनकी खुशी प्रजा की खुशी में थी। इनकी खुशी प्रजा की खुशी में थी। दूसरी बात, छोटी छोटी बातें, प्रजा की खुशी में इनकी खुशी थी। यही तो राजा का धर्म है, सही मायने में यही तो राजा का धर्म होता है। मौर्य साम्राज्य के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। देखो, मौर्य साम्राज्य के, ये कौन कह रहा है? ये सब चाणक्य कह रहे हैं अपनी किताब में। मौर्य साम्राज्य के पास बहुत बड़ी सेना थी। इसमें कौन कौन था? पैदल सैनिक, घुड़सवार, इनकी नाविक सेना भी थी। नाविक सेना, हाथी, रथ, 5000 तो इनके पास रथ थे। समझ में आया यहां तक? फिर लिखना, इस सेना का खर्च राजस्व के कर द्वारा नियंत्रित किया जाता था। भाई इतनी बड़ी सेना, 60 लाख की सेना का खर्च निपटाना भी तो बड़ी बात है। रामशरण की शर्मा में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि मौर्यकालीन विशाल सेना का खर्च किस प्रकार उठाया जाता था। देखना, उसमें पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बड़ा अजीब लिखा हुआ। देखो, सिंपल एकदम, इस सेना का खर्च राजस्व के कर से चुकाया जाता था। राजस्व का कर कैसे मिलेगा? राजस्व कर मतलब रेवेन्यू टैक्स, खेत, वही भाई उस समय टैक्स क्या होता था? उस समय का टैक्स सब बेस्ड था किस पे? खेत के अनाज पे। तो जब अनाज अच्छा होगा तभी तो टैक्स अच्छा मिलेगा। तो ये नहर संबंधी कार्य, खेतों में पानी संबंधी कार्य बहुत अच्छे करवाए। कृषि संबंधी कार्य मौर्य काल में बहुत अच्छे हुए ताकि अच्छा कर मिले। यहां तक आया समझ में? चाणक्य के अनुसार केंद्रीय शासन में राज्य में, चाणक्य के अनुसार केंद्रीय शासन में राज्य को अलग अलग विभागों में बांटा था। आज भी तो होता, कई सारे विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। उस समय 2 दर्जन विभाग थे। 2 दर्जन विभाग मतलब 24 विभाग थे। और राज्य को छोटे छोटे अपने इस बड़े राज्य को छोटे छोटे राज्यों में बांटा था। छोटे छोटे राज्यों में, जिसपे नियंत्रण राजकुमार करते थे। यहां तक लिख लेना। कल बताएंगे मेगास्थनीज की इंडिका का विवरण। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार क्या साक्षी, ये थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है? यहां तक नोट डाउन करो।